नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। 1980 और 90 के दशक में जब पाक स्पॉन्सर टेररिज्म जम्मू कश्मीर में अपने पीक पर था, तो एक व्यक्ति इसका पोस्टर बॉय बनकर निकलता है और उसका नाम है यासीन मलिक। ये वही यासीन मलिक है जो पाकिस्तान जाता है और वहां पर इसकी एक पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। सीमा पार करके भारत आता है। भारत में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जेकेएलएफ नाम का एक आतंकी संगठन बनाता है और यह सुनिश्चित करता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर शांति स्थापित ना हो। यह वही व्यक्ति है जिसने 1990 में इंडियन एयरफोर्स के 4 जवानों की हत्या श्रीनगर में की। यह वही व्यक्ति है जिसने तब के तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी और पूर्व मुख्यमंत्री महबूब मुफ्ती की बहन रुबैया सईद का अपहरण किया और उसके एवज में आतंकी छुड़वाए। यह वही व्यक्ति है जिसने यह सुनिश्चित किया कि वैली के अंदर एक भी कश्मीरी पंडित नहीं बचना चाहिए। यह वह व्यक्ति है जिसकी पत्नी आज भी पाकिस्तान में रहती है और कहा जाता है कि आईएसआई ने ही वो शादी कराई थी। तो ऐसे व्यक्ति के साथ भारत में क्या व्यवहार होना चाहिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2014 तक इस व्यक्ति का ऐसा रुतबा था कि इसके लिए दिल्ली के अंदर, भारत की राजधानी के अंदर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस कराई जाती थी और बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े वकील वहां पहुंचकर इसे यासीन साहब कहते थे। इस व्यक्ति का ऐसा रुतबा था कि अब के रेमन मैग्सेसे अवार्ड विनर जो हिंडन नदी में कूद गया था ना, वो पत्रकार, वो कहता था फोन पे, अरे यासीन साहब आवाज नहीं आ रही है, यासीन साहब इसके साथ लाइव शो करता था। ये वो व्यक्ति है जिसके तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह फोटो खिंचवाते थे साथ और उसके साथ प्लेटफॉर्म शेयर करते थे। लेकिन 2014 में सरकार बदलती है और इस व्यक्ति का समय बदल जाता है और 2017 में इसके खिलाफ टेरर फाइनेंसिंग का केस फाइल होता है। ध्यान दीजिएगा, अब भी इंडियन एयरफोर्स वाला केस हो, रुबैया सईद हो, कश्मीरी पंडित हो, उस वाले में केस फाइल नहीं हुआ, टेरर फाइनेंसिंग में केस फाइल होता है। और 2022 में जो कोर्ट है इसे आजीवन कारावास की सजा देती है, फांसी की सजा नहीं देती है। तो इसके विरोध में जो एनआईए है वो हाईकोर्ट पहुंचती है और ये अनुरोध करती है कि इस व्यक्ति को फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि आतंकवाद बिना टेरर फाइनेंसिंग के होना असंभव है। जब तक हाथ में 500 रुपए नहीं दोगे, पत्थर नहीं मारेगा कोई। जब तक फाइनेंसिंग नहीं होगी तो वो बंदूक, वो गोली, वो आतंकी भारत में आ ही नहीं सकता है। तो टेरर फाइनेंसिंग को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना जाना चाहिए और इसे फांसी की सजा होनी चाहिए। जब ये केस हाईकोर्ट के अंदर चल रहा था तो यासीन मलिक एक 85 पेज का एफिडेविट फाइल करता है और जो हाईकोर्ट में यासीन मलिक ने जो एफिडेविट फाइल किया है उसने मां बेटे को फंसा कर रख दिया है। उस एफिडेविट ने जो हाफिज सईद का उस समय की सरकार से कनेक्शन है, हाफिज सईद जो कनेक्शन है उसको खोलकर सामने रख दिया है। और सवाल यह है कि अब अमित शाह को किस चीज का इंतजार है, क्या है इस एफिडेविट में। 2005-6 के आसपास पाकिस्तान में एक बड़ा भूकंप आया था, तो तब वहां के जितने आतंकी संगठन थे उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी कि इस भूकंप के नाम पर, भूकंप पीड़ितों के नाम पर एक बड़ा चंदे की उगाही की जा सकती है और चंदे का इस्तेमाल वो कहां करेंगे ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो एक बड़ी भव्य कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, सारे दूर दूर से लोगों को इन्विटेशन भेजा जाता है, उसमें यासीन मलिक को भी बुलाया हुआ भेजा जाता है। यासीन मलिक वहां जब जा रहा होता है तो इंडियन एजेंसीज उसे टैप करती हैं और उससे बात करती हैं और उसे ये कहती हैं कि वहां जा तो रहे हो, हाफिज सईद से बात करना कि अगर भारत में वो आतंकवाद ना करे उसके लिए किस तरीके से नेगोशिएशंस की जा सकती है। यासीन मलिक वहां पहुंचता है, भारतीय एजेंसीज की जो एक तरीके से कह सकते हैं मैसेज है वो उसे देता है। उसके बाद वो भारत आता है। पिक्चर यहां खत्म नहीं होती, यहां से शुरू होती है। उसके बाद जो तब के तत्कालीन आईबी के स्पेशल डायरेक्टर थे वीके जोशी, उससे उसकी मुलाकात कराई जाती है और वो पूरा डीब्रीफ करता है कि साहब आपने मुझे ये प्रपोजल लेके भेजा था, मैं वहां गया, मैंने उससे ये बात की, उसका ये प्रपोजल है। तो ये सब बातें चल रही थी। उसके बाद वीके जोशी उसे कहते हैं कि ऐसा है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आपसे मुलाकात करना चाहते हैं और आप ये सारी जानकारियां उन्हें दीजिए। और उसके बाद मनमोहन सिंह से इसकी मुलाकात कराई जाती है और मनमोहन सिंह को ये सारी की सारी बातें बताता है कि मेरी हाफिज सईद से क्या बात हुई है, हाफिज सईद ने क्या जवाब दिया है, वो सब कुछ मनमोहन सिंह को बताया जाता है। और जब ये सब कुछ हो रहा होता है उस समय एनएसए एम के नारायणन वहां पर मौजूद होते हैं। वही एम के नारायणन
जिन्हें बाद में गवर्नर भी बनाया जाता है कांग्रेस में, जिनका राजीव गांधी हत्याकांड से भी कई बार कनेक्शन जोड़ा जाता है, जो भी है वो सब उस रूम में मौजूद थे। अब सवाल ये उठता है कि उस समय की भारत सरकार क्या इतनी पंगु थी, क्या उसकी ये स्ट्रेटेजी थी कि एक आतंकवादी से नेगोशिएशन करने के लिए आप दूसरे आतंकी को भेज रहे थे? जिस आतंकी के पास आपको अपना सबसे सोफिस्टिकेटेड मिसाइल भेजनी चाहिए थी, ब्रह्मोस तो उस समय नहीं थी, जो भी रही होगी वो भेजनी चाहिए थी, आप यासीन मलिक को भेज रहे थे। और यासीन मलिक आपका मैसेंजर था पीस सुनिश्चित करने के लिए। जो ये पीस नहीं हुआ उसका सबसे बड़ा अगर कोई पोस्टर बॉय था तो यासीन मलिक था, और आप उससे कह रहे हैं कि भैया आप शांति स्थापित करवा दीजिए। आप देखिए किस तरीके से तब की सरकार काम कर रही थी। मुझे अचंभा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यह वह सरकार है जो सियाचिन के ऊपर नेगोशिएशंस करने के लिए तैयार थी। वो तो भारतीय सेना ने बीच में आकर टांग अड़ा दी, कह दिया नहीं भैया ये सब नहीं चलेगा, तब जाकर सियाचिन बचा था। और वो सरकार हाफिज सईद, जिसको एलिमिनेट करने की जिम्मेदारी बनती थी, उससे बात करने के लिए आप यासीन मलिक को भेज रहे थे। और दूसरी चीज, अगर आप हाफिज सईद के पास भेजा है यासीन मलिक से, और हाफिज सईद सबको पता है एक्सटेंडेड वर्जन है पाक आर्मी का, हर देश के अंदर इन्फेंट्री होती है, आर्मर्ड रेजिमेंट होती है, पैराशूट रेजिमेंट होती है, पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट रेजिमेंट भी है। ये जो हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, ये सब है, ये वही तो हैं। और आप अगर हाफिज सईद से बात कर रहे हैं, नेगोशिएशन कर रहे हैं, इसका मतलब आप पाक आर्मी से का ही आदमी है, उसके बिना तो वो बात नहीं करेगा। और जब हाफिज सईद से आप बात करेंगे कि भैया आतंकवाद मत कर, यहां पे परेशान मत कर, तो वो ऐसे ही छोड़ देगा, अरे नहीं साहब वो यासीन साहब आए थे और मैं छोड़ देता हूं। कुछ तो कोई प्रो को मांगता, पैसे मांगता, आतंकी मांगता, कुछ तो करता वो। यानी कि आप उस क्विड प्रो को के लिए तैयार थे। जिस देश की नीति होनी चाहिए थी कि जो भी हथियार उठाए उसके साथ कोई नेगोशिएशन नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी, वो जहां जाने के लिए निकला है उसे वहां पहुंचाया जाए, इसलिए सुनिश्चित करने की जिस स्टेट की जिम्मेदारी थी, वो नेगोशिएशंस के लिए भेज रहा था। मान लीजिए वो पैसा मांगता, आतंकी मांगता, जंगह मांगता, तो आप क्या देने के लिए तैयार थे क्या? तो किस तरीके की राष्ट्रीय सुरक्षा उस समय की थी आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज, क्या मनमोहन सिंह इंडिपेंडेंटली काम कर पा रहे थे क्या? ये तो सबको पता है, मनमोहन सिंह बिना जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाई थी ना, जिसमें जो सुपर कैबिनेट थी, जो एक महिला चलाती है, अब तो थी, उसके बिना तो वो काम नहीं कर सकते थे। तो क्या उसी ने ये राय दी थी मनमोहन सिंह को और तब के इंटेलिजेंस के अपैरेटस को कि भैया जाके इस तरीके से नेगोशिएशन करें? और उनकी नॉलेज के बिना, ये तो जग जाहिर है कि पीएमओ की सारी फाइलें वहां जाती थी, तो क्या उनकी नॉलेज के बिना ये सब हो रहा था? निश्चित तौर पर नहीं। तो इसका मतलब उन्हें सब पता था और वहां से ही सब कुछ डिक्टेट हो रहा था। और जो बेटा है उसकी भी, वो भी इससे अनभिज्ञ नहीं रह सकता। उसका भी इस सरकार में इतना प्रभुत्व था, इतना वर्चस्व था कि वो मनमोहन सिंह के जो अध्यादेश है उन्हें भरे मंच पर फाड़ने की उसकी हिम्मत रहती थी। तो क्या जो मां बेटे थे ये सुनिश्चित कर रहे थे कि अब आतंकियों से भी बात की जाएगी? फर्क देखिए 14 से पहले और 14 के बाद। 14 के बाद ये है कि वहां पे आतंकी कहते हैं कि साहब पाक आर्मी ने हमें मरवा दिया, ये पड़ोस वाला मान नहीं रहा, कभी भी फ्री डिलीवरी कर देता है ब्रह्मोस की। ये स्थिति है। और तब की स्थिति देख लीजिए, कैलेंडर छपते थे, यासिर गिलानी और पता नहीं कौन कौन, मीरवाइज, उमर फारूक, सब किस तरीके से उनका वर्चस्व था। डेलीगेशन मिलने जाता था, डेलीगेशन। और अब नाम भी याद नहीं है किसी को कि ऐसे आतंकी कभी थे वैली के अंदर। ये फर्क है। और दूसरी चीज, 2006 में यासीन मलिक मिलके आता है और 2008 में 26/11 होता है। क्या कोई कनेक्शन है क्या? क्योंकि उसके बाद भगवा आतंकवाद की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की जाती है और ठीक एक हफ्ते बाद, आतंकी घटना होने के ठीक एक हफ्ते बाद, उसके लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। आरएसएस की साजिश है, उसके ऊपर किताब लिख दी जाती है और उसका विमोचन इसी सरकार के बड़े नेता दिग्विजय सिंह जी वो करते हैं। तो ये हालत देखिए कि किस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम तैयार किया जा रहा था, सिस्टम काम कर रहा था। तो क्या 2006 की इस मुलाकात और 2008 में कोई कनेक्शन है क्या? अब
अब है नहीं है, ये तो सरकार और इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं, अमित शाह है और जो भी लोग हैं जो इसमें लगे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है, वो स्थापित करें, वो ढूंढे। तो सवाल यह है कि जो राहुल गांधी अब संविधान संविधान लेकर चिल्ला रहे हैं, अरे संविधान की रक्षा करनी है, आप संविधान से परे जाकर एक आतंकी का इस्तेमाल कर रहे थे। सबसे पहले तो उसके यहां पर आपको जो चीज है ना वो डालनी चाहिए थी, आपने वो नहीं किया। आपने उसे सम्मान दिया, बिठाया, प्रधानमंत्री के समकक्ष लाकर बिठा दिया और उसे कह रहे हैं जाके बातचीत करो। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का हाल था उस समय। इसलिए ही आए दिन कहीं कहीं अलग अलग जगह आपको धमाके सुनाई देते थे। 2014 के बाद अचानक क्यों शांत हो गए? क्योंकि अब इन आतंकियों को पता है हमें कोई बुलाएगा नहीं, हमारे साथ कोई फोटो खिंचवाएगा नहीं, अब तो भैया सीधा डीटीएच, डायरेक्ट टू हूर सर्विस, ये सुनिश्चित कर दी गई है। तो इसलिए यासीन मलिक ने जो एफिडेविट फाइल किया है वो तो यही कह रहा है ना, अरे भाई तुम मेरे पे टेरर फाइनेंसिंग का केस चला रहे हो, अरे मैं तो तुम्हारा ही काम कर रहा था, मैं तुम्हारी तरफ से खेल रहा था। अब वही यही तो स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से तब का पूरा सिस्टम काम करता था। जो नॉन स्टेट एक्टर थे, जिनको एलिमिनेट करने की जिम्मेदारी थी, उन्हें स्टेट एक्टर बनाया गया, स्टेट का मैसेंजर बनाया गया, राज्य का दूत बनाया गया कि नहीं जाके बात करो हाफिज सईद से। तो हाफिज सईद ने क्या क्या मांगा होगा और क्या दिया गया है उसके एवज में कुछ शांति स्थापित करने के लिए, जो हुई नहीं। तो सवाल तो निश्चित तौर पर उठता है कि किस तरीके से तब सरकारें चल रही थी। और यही कांग्रेस, यही राहुल गांधी, जब भी कोई आतंकी घटना होती है वो कहते हैं ना, अरे वो चुनाव आने वाले हैं, बिहार चुनाव आने वाला है, लोकसभा का चुनाव आने वाला है, इसलिए हो गया है। तब तो शायद कोई चुनाव भी नहीं था 2006 में, आपकी सरकार बन चुकी थी। तब आप क्या कर रहे थे इन आतंकियों के साथ? ये जिम्मेदारी थी आपको एलिमिनेट करने की। तो तब भी कोई चुनाव था क्या? इसलिए बात करने भेजा था क्या? उसका जवाब नहीं देंगे। अब पूरा जो इकोसिस्टम है उसके मुंह में दही जम जाएगी। वो हिंडनबर्ग वाला भी इस पे शो करे ना, इस 85 पेज के एफिडेविट के ऊपर शो करे वो रवीश कुमार, चैलेंज है, नहीं कर सकता। क्योंकि सब हैंड इन ग्लव थे पूरा सिस्टम, कि किस तरीके से जो कभी आतंकवाद का पोस्टर बॉय था उसे मेन स्ट्रीम किया जाए। और आतंकवादियों को सेपरेटिस्ट कहा जाता था, आतंकवादी नहीं कहा जाता था। जो शब्दावली है ना उसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि आप किस तरीके से उसे धीरे धीरे मेन स्ट्रीम कर रहे हैं। तो अगर ये एफिडेविट सही है जो यासीन मलिक ने फाइल किया है, तो निश्चित तौर पर मां बेटे की जो राजनीति है निश्चित तौर पर उस फंसाने का काम है। और जो हाफिज सईद कनेक्शन है वो साफ निकल कर आया है। अब इंतजार यह है कि कोर्ट इसके ऊपर क्या निर्णय देती है। निश्चित तौर पर फांसी की सजा इस तरह के व्यक्ति के लिए होनी चाहिए, ये सुनिश्चित होना चाहिए। और ये व्यक्ति ये नहीं कि जेल से बाहर ना निकले, साहब जेल में भी क्यों सड़ाना, क्यों बिरयानी खिलानी अगले को, भेजो सीधा ऊपर। ये अब तय करना पड़ेगा इस सरकार को। और ये मैसेज देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई अमृतपाल हो, कोई यासीन मलिक हो, कोई और हो, जो भी है, भैया वो जेल में सेवा देने के लिए नहीं है, वो सीधा। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।